हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फिज़िक्स का फर्स्ट पेपर है थर्मोडायनेमिक्स, इनमें कितने मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कितने न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस वो बताएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, इसका हल भी मिलेगा कि इसका आंसर क्या है। आपको कई सारे चैनल है यूट्यूब पे जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताते हैं और उसका आंसर नहीं बताते हैं। और आप लोग कमेंट करते हो कि सर आंसर, प्लीज़ सर आंसर बता दो, है ना। तो इसीलिए मैं एक पीडीएफ बनाया हूँ और इसमें मोस्ट क्वेश्चन लिखा हूँ और उसका आंसर भी लिखा हूँ और इसको वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी मिलेगा और आप लिख सकते हो। तो मेरी इस वीडियो को आप रोक रोक के आंसर लिखना चाहो तो लिख लेना। और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें से ही 100% एग्ज़ाम में आएगा। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पेपर 100% इसी ही क्वेश्चन में से। अगर जिसने पूरी साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब भी 10 दिन का उसके पास टाइम है, बस 10 दिन में ये क्वेश्चन पढ़े और इनकी प्रैक्टिस कर ले। जो थ्योरी है याद करने की उनको याद कर ले, और जो प्रैक्टिस है, जो इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करे 2 बार 3 बार 4 बार, अपने आप वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करूँगा और आप देखते जाइएगा जो जो क्वेश्चन है, और किसी में मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं बोल दूंगा आपको। ठीक है, और आप वीडियो रोक रोक के लिख सकते हो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। उसमें अन्योन्य क्रिया क्या होती है, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया क्या होती है, व्यापक अन्योन्य क्रिया क्या होती है, ये डेरिवेशन ऐसा वितरण फलन क्या है, तो इसको आपको सिद्ध करना है। तो इसके अंदर देख लेना है। और जैसे जैसे बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है। सॉल्यूशन भी जो इसका डेरिवेशन है इसका सही तरीके से करा हूँ मैं लिख लिख के। यहाँ पे मैं ये दिखाया हूँ संवितरण फलन से ऊष्माधारिता भी सिद्ध करने के लिए आ जाता है। संवितरण फलन से एंथैल्पी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज़ ये सारे सिद्ध करने आ जाते हैं। तो अब सारे करेंगे तो अपने पास टाइम है ही नहीं, 10 दिन का टाइम है और इतना पढ़ना है, किसी को पास होना है और किसी को अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इन्हीं में से अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे और पास भी हो जाओगे। बस ऊष्माधारिता है, यहाँ से स्टार्ट है, सी वी बराबर एन डेल ई अपॉन डेल टी वी। इससे आप क्या करोगे, इसको लोगे, इससे सिद्ध करने की कोशिश करोगे, ये सिद्ध हो जाएगा, इधर आंसर है। तो यही लिख दिया हूँ मैं शॉर्ट में, इनको नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। एंट्रोपी वाला तो 2023 के एग्ज़ाम में आया था, फिर भी मैं लिख दिया हूँ। और इन सूत्र को याद रखोगे तो न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं इनसे ही। उसके बाद आता है एकल परमाणु गैस के लिए मध्य ऊर्जा, ये भी न्यूमेरिकल के लिए। कार्नो इंजन की दक्षता 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब में है, तो ये आसान है। इसमें कोई एक टॉपिक पे पूछेगा, 4 होते हैं ना कार्नो इंजन जो सिद्ध करते हैं अपन, रुद्धोष्म में प्रसार, संपीड़न, है ना। तो ये 4 होता है, इनमें से किसी एक पे आएगा तो वो आप कर लेना, ये भी आसान है। मैं इस पे कर दिया हूँ, मेरे लिए रुद्धोष्म संपीड़न है। और दक्षता आएगी, दक्षता सबको पता है कार्नो इंजन की, ऊष्मा की दक्षता। यहाँ लिखा हूँ दक्षता, अगर ऊष्मा की दक्षता पूछे तो ऊष्मा की दक्षता में नीटा बराबर W/Q1। जो दक्षता होती है ना कार्नो इंजन की T1 - T2/T1, तो आपको क्या करना है, नीटा के बराबर Q1 - Q2 और अपॉन में Q1, बस ये हो जाएगी ऊष्मा की दक्षता। उसके बाद क्लासियन क्लैपेरॉन समीकरण, दोस्तों ये मोस्ट है, ये सिद्ध करना है। पिछली बार भी आया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए और ऐसे भी आ जाए। एक है मैक्सवेल समीकरण की सहायता से क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा। जब भी आप ये कर देना, अगर आपको नहीं आता है तो क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण, तो इसको तो डेरिवेशन को आप 2-4 बार करो और इसको रट लो, समझ में भी आ जाएगा। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स के स्टूडेंट हो तो ये कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखता हूँ इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ लिखा हूँ मैं इसी प्रश्न में, मतलब कि जो क्लासियन क्लैपेरॉन समीकरण है इसमें 2 बिंदु दे देगा आगे की, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव भी बताइए और गलनांक पर दाब का प्रभाव भी बताइए। तो मैंने लिख दिया है क्वथनांक पर दाब का प्रभाव dP/dt बराबर माइनस का L/T और डेल वी। तो ये बस आपको यही लिख देना, सिद्ध नहीं करना। मैक्सवेल के चारों समीकरण है, ये भी आसान है, नहीं आता आप ये शॉर्ट में याद रखो, ये ट्रिक है साइड में, TOP/VOS, इससे आप बस 4 समीकरण याद रखो, कैसे भी प्रूव करके वो 4 समीकरण लिख देना। वैसे आसान है यार, मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपके पास फिजिक्स है और ये नहीं है, एक बार करके देखना आप मेरे इस नोट से, PDF से जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। बिल्कुल अच्छे से समझा के लिखा हूँ एक एक स्टेप। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, अब ये मैक्सवेल के 4 समीकरण है, इसको प्रूव कर लेना। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे लिख लेना, मैं भी धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। और फिर आते हैं अब मैक्सवेल, इसके बाद क्या तृतीय समीकरण और 4th समीकरण अब चल रहा है, ये हो गया। जूल थॉम्सन गुणांक,
यहाँ पे देखना जूल थॉम्पसन गुणांक का आपको क्या करना है, सूत्र याद रखना है। और ये भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, इसको आपको सिद्ध करना है। और ये भी आसान है, एंथैल्पी की परिभाषा से स्टार्ट करोगे तो H बराबर U प्लस PV, इसका अवकलन करोगे, फिर इसके अंदर du का मान रख दोगे ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से, और जो भी बचेगा वो कैलकुलेशन। फिर एंट्रोपी है, ये सारा आसान है बिल्कुल, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। जूल थॉम्पसन गुणांक आ गया। अब जूल थॉम्पसन गुणांक से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ लिखा हूँ, 2 क्वेश्चन बनते हैं। सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस हेतु जूल थॉम्पसन गुणांक 0 होता है, या आदर्श गैस हेतु जूल थॉम्पसन गुणांक ज्ञात करो। तो ये 2 क्वेश्चन आए ना, दोनों सेम ही तरीके से होगा और इसका मान 0 आएगा। ऊपर कह रहा 0, नीचे कह रहा जूल थॉम्पसन। जूल थॉम्पसन का फॉर्मूला लिखो और आदर्श गैस के लिए PV बराबर nRT ये करके, और इसके अंदर मान रखो, और जूल थॉम्पसन म्यू H बराबर 0 आएगा। ये हैंस प्रूफ हो जाए। ये 2 क्वेश्चन है। अब इसके न्यूमेरिकल है, देख लेना। कार्नो इंजन की दक्षता 50% है, इसके नियत ताप को 50 डिग्री घटाने पर दक्षता 10 बढ़ जाती है, तो कार्नो इंजन की सिंक ताप है। तो आप देखो कार्नो इंजन का सूत्र लिखो दक्षता वाला, और सिंक ताप इसी दक्षता के सूत्र से बना है। देखो जो 1 है ना, अपनी जगह पे नीटा को इधर ले आया तो माइनस का नीटा, और T1 भाग में था तो गुणा में गया, यहाँ से बना के और मान रख के, मान रखने के बाद ये बता दिया गया है। ठीक है, तो 60% दक्षता बिल्कुल आसान है, मैं आगे नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, देख लेना आप। इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये भी है, इसके अंदर T1 T2 का मान दिया हुआ है, बस दक्षता का सूत्र रखना है, कर देना। ये दावा पूछ रहा है, इस दावे पर टिप्पणी कीजिए 55%, तो आप जो आंसर निकाले वो 50 है, मतलब ये दावा गलत है, तो ये आप लिख सकते हो नीचे 1-2 लाइन हिंदी में भी। फिर ये है 327 डिग्री है एक कार्नो इंजन में, और 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो पहले डिग्री को केल्विन में चेंज करोगे तो 273 से गुणा 273 जोड़ दोगे 327 और 27 में, तो ये T1 T2 का मान आ जाएगा, और सब में ये देख लेना, 2 कर देना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट 2। अब यूनिट 2 में क्या करना है आपको, अभी लगातार 2-3 सालों से क्या है कि द्रव हीलियम वाला क्वेश्चन आ ही रहा है। तो द्रव हीलियम में कुछ भी पूछे आप, ये जो एक पेज में दिखा रहा हूँ हीलियम 1-2 के महत्वपूर्ण गुण है या क्या होता है, बस इस ही पॉइंट को जो मैं लिखा हूँ इसके अंदर, इसको याद कर लो, यही लिख के आना हीलियम में। ठीक है, ग्राफ पूछेगा, मैंने ग्राफ यहाँ पे नहीं बताया है, कोई बात नहीं, क्योंकि ग्राफ बहुत सारे हैं, 2 4 5 6 है तो रहने दिया हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ गया, इसको याद कर लेना। माध्यम मुक्त पद क्या है, ये तो आपको करना है, हो सकता है इस पर न्यूमेरिकल आ जाए, डेरिवेशन ना दे के न्यूमेरिकल दे दे, तो माध्यम मुक्त पद का जो है आपको क्या करना है, सूत्र याद रखना है। ठीक है, बाकी ये देख लेना आप, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और कैसे कैसे सिद्ध हुआ है, सूत्र याद रखना है गाइस। ठीक है, पहले बोल रहा हूँ आपको, इतना तो करना पड़ेगा, ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल कम क्वेश्चन है। यहाँ देखो न्यूमेरिकल के लिए सूत्र है, वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र याद रखो, माध्यम मुक्त पथ का, जूल थॉम्पसन का, और न्यूमेरिकल आया, इसी सूत्र को रखो और आंसर करो। जूल थॉम्पसन प्रभाव है, याद कर लेना, ये आप पढ़ लो, ये जो संदर्भ डॉट प्रायोगिक वर्णन है इसको पढ़ लो, कैसे कैसे काम करता, अगर आ गया 2-3 नंबर में तो इसको भी कर देना। ठीक है, बाकी अब आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में क्या है, कला निर्देशकांश 1-1 नंबर के है, कला बिंदु है, स्थूल अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है, तो इनको आप देख लेना। एंट्रोपी और ऊष्मागतिकी की प्रायिकता को समझाई, इसको तो आपको करना ही है, हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी सिद्ध कर लेना। बिल्कुल मैं हिंदी में भी लिखा हूँ, कैसे कैसे समीकरण 1 2 3 4 सब बनाया हूँ, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, दूसरी क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। सॉल्यूशन मिल गया, आप इसमें से देख के लिख लेना, वीडियो को धीरे धीरे रोक के, या धीरे वीडियो को धीरे चला लेना, जिससे कि आपको लिखने में बने। मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी के आधार पर वायु दाब समीकरण, इसका क्या करना है, इसका भी सूत्र याद रखना, वायु दाब समीकरण स्थापित करना है, तो प्रायिकता संवितरण फलन से, तो इसको भी सिद्ध करना है आपको। ये थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, और इसके अंदर आपको देखने में ऐसा लगेगा यार क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे ऐसे, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, कोशिश करो, हो जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे स्टेप छोड़ के समझा के और शॉर्ट में करके दिया हूँ आपको, PDF के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आता है सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु आदर्श गैस हेतु संवितरण फलन, ये भी आपको करना है, ये भी डेरिवेशन है और ये भी आसान है, इसको भी मैंने शॉर्ट में किया है, किताब में बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं तो इसको भी मैंने शॉर्ट में कर दिया है। और अब इसके बाद देखते हैं यूनिट 4 थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट 4 फिजिक्स, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्राहित लिखो, गुणधर्म लिखो, कुछ भी पूछे तरंग फलन के गुणधर्म, आपको इसी बिंदु को छाप देना जो मैंने लिख के दिया आपको, एकदम इजी एक लाइन के है, और ये याद नहीं कर पाया तो फिर क्या ही पढ़ रहे हो आप, BSc सेकेंड ईयर। अपभ्रष्ट अनभ्रष्ट, ये भी मेरे ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान है।
आर्थो हाइड्रोजन पिछली बार आया था, लेकिन वो 4 नंबर में आया था और कुछ सिद्ध करना था, बताना था, बहुत बड़ा था। मतलब हो सकता है इस बार 1-2 नंबर में दे दे आर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, प्लांक सूत्र आपको याद रखना है। प्लांक सूत्र सिद्ध करने के लिए नहीं दिया हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा है और आने नहीं आने का तो वो बात की बात है, लेकिन प्लांक सूत्र से वीन का सूत्र आपको क्या करना है 2 नंबर में आ सकता है ये। तो प्लांक सूत्र याद होगा जब भी तो वीन का सूत्र होगा आपसे ज्ञात। तो प्लांक सूत्र से वीन का सूत्र निकालो और प्लांक सूत्र से रेले जीन्स का सूत्र निकालो। तो दोनों ही आसान है। यहाँ पे 3-3 4-4 लाइन की डेरिवेशन है तो 2 नंबर में दे सकता है। फर्मी डिराक वितरण, ये क्वेश्चन करना बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, इसको मिस नहीं करना, वरना अगर आगे एग्जाम में तो फिर बोलोगे काश कर लेते हम। तो इस पर कोई रिस्क नहीं लेना, इसको भी आपको करके ही जाना है। और इसमें भी मैं कई स्टेप को छोड़ा हूँ, बहुत मतलब आसान किया हूँ और समझाने की भी कोशिश किया हूँ। इसके अंदर PDF पे लिख के कि यहाँ पे अवकलन करना है, ये करना है। किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ, किताब में डायरेक्ट किया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको मतलब लिख दिया हूँ कहीं पे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है अवकलन करने पर, फिर इसका डायरेक्ट अवकलन ही लिख दिया। कुछ स्टेप आपको डायरेक्ट याद ही कर लेना है। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्मी डिराक हो गया। एक क्वेश्चन आएगा फर्मी डिराक और सांख्यिकी बोस-आइंस्टीन, और इसमें देखना अल्फा कण, 3 हीलियम, H2E+, ऐसे क्वेश्चन आएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये जान लो कण है, कण 2 होते हैं, नाभिकीय कण और परमाणु कण। तो नाभि में देखना न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन अगर सम हो, संख्या जो है वो सम हो तो बोसोन होगा, और विषम हुआ तो फर्मी होगा। इधर परमाणु में भी वही है, न्यूट्रॉन प्लस का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो ये सम है तो बोसोन होगा, और विषम है तो फर्मी होगा। तो वैसे ही अल्फा कण है, अल्फा कण देखना है यहाँ पे 2He++ है और P = 2 और N = 2 है, तो 2 और 2 4 सम हो गया तो ये बोसोन हो गया। तो इसी टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ है ना। किसी में जो देखना N कैसे निकला है, 7 में से 3 गया, तो यहाँ देखो क्वेश्चन मतलब 6 पॉइंट देखो, 7 लिथियम लिखा हुआ है। तो ये देखो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है ये भी क्वेश्चन। बस दिखने में डर जाते हैं यार क्या करना है इसका, नहीं करना। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्योंकि डेरिवेशन ही ऐसा है, लेकिन कर लेना इसको भी। मैंने जितने भी क्वेश्चन इस PDF के माध्यम से दिया हूँ आपको, सारे क्वेश्चन करो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम है, एकदम बिल्कुल कम क्वेश्चन है, इससे कम कोई भी नहीं बताएगा आपको। और इसी क्वेश्चन को पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो, पास होना तो दूर, नंबर अच्छे आ जाएंगे आपके। तो बोस-आइंस्टीन समीकरण है, इसको भी आप देख लेना, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, और ये भी कर लोगे। पूरे साल अगर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो तो इनको फॉलो करे बिल्कुल, और इनकी ही प्रैक्टिस करे, वो भी पास हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने पूरे साल मेहनत किया और वो चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन मिले जो उसी क्वेश्चन को अच्छे से कर ले और अच्छे नंबर आ जाए, तो इन ही क्वेश्चन में से कर ले जो मैं बताया हूँ। लास्ट में ये बता दिया हूँ, फर्मी डिराक, बोस-आइंस्टीन है, इनके जो भी है उदाहरण ये कर लेना। बस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने PDF बनाया था, और PDF के माध्यम से आपको बता दिया हूँ ये मोस्ट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के ये आंसर होते हैं। ठीक है गाइस, ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।